साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस? भाई ठीक हो ना? तो चिंता करने की अपने को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ भाई, केस को लड़ो एंजॉय करके और आप निश्चित तौर पे जो है जीत जाओगे। आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं लीग सेट के। टॉपिक क्या है कि अगर परिवादी का चेक, मैं एक बात कहूँगा, या मुलजिम का चेक जो परिवादी के पास में, मोटी मोटी बात मैंने आपको समझा दी, और वो चेक जो है वो खो गया, चाहे कोर्ट के अंदर या कोर्ट से बाहर या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, तो उसका क्या फ़ायदा डिफेंस को मिलने वाला है। और अधिकांश कई केसों में ऐसी घटना होती है। वहाँ पर परिवादी करता क्या है कि धारा 65 सब क्लॉज सी इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रीव्यू में अपने केस को रिकवर करता है कि साहब चूँकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो मुझसे खो गया है, तो मेरे इस फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट पर प्रदर्शन की अनुमति दी जाए। तो क्या ऐसी कोई अनुमति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? वहाँ पर डिफेंस के अधिकार क्या है और डिफेंस को कैसे हिट करना है ऐसे केसों में, ये मैंने आपको समझाया है आज के अध्याय में। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आपने बात समझ ली तो चुटकियों में जो है साफ कर दोगे परिवादी का केस। और डिफेंस का काम यही तो है कि हमें झूठे प्रोसिक्यूशंस को तबाह करना है, उनको सबक सिखाना है। तो साथियों, इसी कॉन्सिक्वेंस में आज का अध्याय काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है। साथियों, जैसा कि मेरा एक ट्रेंड है, मेरा एक एजेंडा है, सबसे पहले साइटेशन का नाम बताऊंगा, फिर कंटेंट्स बताऊंगा, उसके बाद क्या क्या लीगल पोजीशंस हुई उसको बताऊंगा, और फिर अंत में कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या रहे उसको बताऊंगा। और हमें ऐसी परिस्थितियों में करना क्या है, किस तरह से डिफेंस करना है ऐसी एप्लीकेशंस को, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ खुलकर। एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठो और एक कॉफ़ी का मग जो है हाथ में लेके बैठो, ताकि टेंशन जो है आपकी रिलीज़ हो। और ज़िंदगी में आए तो कुछ खेल खेलना सीखो भाई। सामान्य जीवन जी जाओगे तो मतलब नहीं है, कुछ अलग होना चाहिए जीवन में। और जब हम कोर्ट केस में जा रहे हैं तो लोग कहते हैं कि साहब आप लड़ो प्रोसिक्यूशन की ओर से, पर मैं लड़ता हूँ हमेशा डिफेंस की ओर से। प्रोसिक्यूशन की ओर से अगर आप लड़ रहे हो तो आप रेस्ट्रिक्ट हो गए, क्योंकि सारी मेहनत करनी है आपको एविडेंस भी लेकर आनी है, उसको पिरोना भी है, उसको सबमिट भी करना है, और हल्की सी गलती हो गई केस साफ। तो डिफेंस तो मौके की नजाकत में है कि गलती प्रोसिक्यूशन करे उसको हम स्क्रूटनाइज कर लें और निश्चित तौर पर जो है इसका फ़ायदा उठा लें। तो डिफेंस का एंगल बड़ा है और प्रोसिक्यूशन का एंगल बहुत छोटा है। डिफेंस साइड से जब आप आते हो तो आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप लोग उसको रिब्यूट नहीं करना चाहते हो, आप लोग प्रॉपर जीरे नहीं करना चाह रहे हो। सिर्फ एक ही भेजा घूमता है हमारा कि राजीनामा कर लो, राजीनामा कर लो। भाई काहे का राजीनामा? लड़ना है मीन्स लड़ना है। एक बार ठोक के निश्चित दिमाग में रख लो। अगर अभी भी डर लगता है, राजीनामा करने के इच्छुक हो, वीडियो को वहीं ड्रॉप कर दो, मतलब नहीं है। क्योंकि मेरा ज्ञान, मेरा उपदेश उन लोगों के लिए है जो लड़ना जानते हैं, लड़ना चाहते हैं और अपने अधिकारों को इन्फोर्स करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ो भाई, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लड़ना कैसे है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। लड़ना खुद पड़ेगा और खुद के भरोसे ही आपको जीतना होगा। ठीक है जी, क्लियर है? शुरू करें आज का टॉपिक। चलिए, आज का जो टॉपिक है साथियों, उस पर्सपेक्टिव में आप सबसे पहले न्यायिक दृष्टांत का जो है नाम नोट कर लें। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने। मिस्टर जी साहू वर्सेस मिस्टर सी एल सिन्हा का जो है जजमेंट है। जजमेंट का डेट है 22 जून 2021 और जजमेंट जो है प्रोनाउंस हुआ है 22/6/2021 को। क्रेडेंशियल्स मिल गए, लिख लिए? चलूँ आगे या रिपीट करूँ वापस से? चलो वापस से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। जजमेंट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, पार्टीज का नाम है जी साहू वर्सेस सी एल सिन्हा और जजमेंट का डेट है 22 जून 2021। क्लियर हुआ? चलूँ आगे? चलिए, फैक्ट्स क्या है इस केस के, सबसे पहले उसको समझते हैं। द पिटिशनर हैज़ फाइल्ड द रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैलेंजिंग द लीगलिटी ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय सो एंड सो इन केस ऑफ सो एंड सो वेयर बाय the permission for the secondary evidence on the photocopy of check is not given and the application is hereby rejected। तो आप दो बातें जो हैं खुल के समझ गए होंगे कि यहाँ पर परिवादी जो है अप्रोच हुआ है हाई कोर्ट के सामने और उसका ये कहना है माय लॉर्ड से कि मेरी पिटीशन जो ट्रायल कोर्ट में थी कि मेरा चेक जो है वो खो गया है और उसकी मेरे पास फोटो स्टेट है, उस पर सेकेंडरी एविडेंस की अनुमति दी जाए, जो कोर्ट ने खारिज कर दी, जिससे ये एग्रीव्ड हुआ और सीधा जो है ये पहुंच गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में बाय द वर्च्यू ऑफ रिट जुरिडिक्शन। साथियों, यहाँ पर 482 सीआरपीसी का भी स्कोप था और यहाँ पर रिट का भी स्कोप है, क्योंकि अगर आप रिट में भी जा रहे हो तो उसको 482 सीआरपीसी के बराबर ट्रीट कर सकते हैं, जिस संबंध में कई साइटेशन जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की है। कुल मिला के जी ऑब्जेक्ट क्या है कि जो ट्रायल कोर्ट या उससे ऊपर के कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो इलीगल हैं, परवर्स हैं
उनकी लीगलिटी को चेक किया जाए, एंड इफ़ दिस कोर्ट फाइंड्स दैट कि ये ऑर्डर इनलीगल है तो उसको सेट असाइड करते हुए जो रेमेडी जो है वो कंसर्न पक्षकार को दी जाए। क्लियर है? पर हो क्या रहा है अब्यूज़, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ पर प्रोसिक्यूशन जाता ही नहीं है। उसका तो सिंपल शॉर्ट केस है जी, आपने रुपए उधार लिए, आपने चेक दिया और आपका चेक बाउंस हो गया, आपको नोटिस दिया, आपके चूंकि चेक पे साइन है पर आप जिम्मेदार हो। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस जिम्मेदारी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि परिवादी अपने केस को संभाल के चले। अगर हल्की सी भी उससे गलती होगी और इस केस के बेसिक डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वहाँ पर खामियाजा परिवादी को ही भुगतना है। अब यहाँ पर वापस से एक बात कहना चाहूँगा कि इस पॉइंट पे 2 साइटेशंस हैं, अक्यूज के पक्ष में भी है और अक्यूज के खिलाफ भी है। पर वहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति क्लियर करी है वर्ष 2004 के अपने एक इंपॉर्टेंट साइटेशन में कि अगर एक ही पॉइंट पर 2 व्यू हैं तो जो व्यू अक्यूज के फेवर का है उसको अडॉप्ट किया जाएगा और उसको फेवर में लिया जाएगा, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अक्यूज के पक्ष में है, उसको हमें इनोसेंट प्रिज्यूम करना है और डिफेंस करने की हर एक अपॉर्चुनिटी उसे प्रोवाइड करनी है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, खासकर बात कर रहा हूँ परिवादियों की, तो सज़ा कराने से पहले ये सुनिश्चित तो कर लो कि तुम्हारा परिवार कितना स्टैंड करता है। अगर स्टैंड नहीं कर रहा है तो सज़ा कैसे करा पाओगे? चिल्लाते रहो, चिल्लाओ। बट इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि किस तरह से केस को आपको भी जो है स्टैंड रखना है। अगर आपने केस को स्टैंड नहीं रखा, हल्के से गलती करी, डिफेंस आपको उठा के बाहर फेंक देगा। तो कुल मिला के डिफेंस से बच के चलो, सही साठ केस करो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बी फेयर। अगर फेयर नहीं हो तब भी जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये जो है ना प्रैक्टिस कि किसी ने 30,000 रुपये उधार लिए, उसके तुमने 3 लाख 10 लाख भर लिए, ये मत करो भाई। देखो, ईश्वर बैठा ऊपर और तुम लोग जो है चाहते हो कि तुम्हें ईश्वर का दंड भी मिले और कोर्टों का दंड भी मिले तो तुम करते रहो। और अब तो इतना जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रहा है डिफेंस के पक्ष में कि जो ये स्पष्ट कर रहा है कि अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आपके प्रॉपर अकाउंट्स नहीं है, आपने मैनिपुलेशंस किए हैं, सिक्योरिटी चेक का मिसयूज़ किया है, तो वहाँ निश्चित तौर पर डिफेंस के पक्ष में फ़ायदा होता ही होता है। सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है, अगर डिफेंस मजबूती से लड़ रहा है और आपको डिफेंड कर रहा है, आपको रेसिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर आप टिकने वाले नहीं हो। कान खोल के इस बात को जो है समझ लो। क्लियर हुआ? चलें आगे। चलिए, अब फैक्ट्स क्या हैं? द रेस्पोंडेंट टुक लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द पिटिशनर। ये कहना कि मुझसे जो है 1 लाख रुपए का लोन लिया, जिसके पेटे इसने एक चेक दिया, इस चेक को इसने बैंक में लगाया और ये चेक जो है बाउंस हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। Thereafter, the respondent requested him to give 1 month time so that he may deposit the entire amount before the bank, so the check can be honored. तो उसने कहा भाई मुझे 1 महीने का समय दो, मैं अमाउंट जमा करा दूंगा, चेक लगा देना दोबारा से और चेक जो है आपका ऑनर हो जाएगा। द पिटिशनर अगेन सबमिटेड द चेक विच वॉज डिसऑनर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ बैलेंस। वापस चेक लगाया और वो चेक जो है बाउंस हो गया। इसने फिर इसको जो है लीगल नोटिस दिया, ना तो अक्यूज ने इसका रिप्लाई किया और ना ही इसका जो है पेमेंट दिया गया। अब यहाँ पर अक्यूज को एक बात समझ ले भाई, आपको जो है रिप्लाई देना होगा, क्योंकि एक साइटेशन जो है अपने खिलाफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2010 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज नंबर 444, जिसमें यह स्पष्ट है कि अगर आप नोटिस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो आपके खिलाफ अवधारणा ली जा सकती है। तो आप टेक्निकल ग्राउंड पर इसको थ्रेश आउट करो, फैक्चुअल स्कोर पे थ्रेश आउट करो, नोटिस दो लंबा चौड़ा बना के कि कंप्लेनेंट के पल्ले नहीं पड़े। और कंप्लेनेंट ने अगर आपके नोटिस में सेटअप किए गए डिफेंस को रिव्यूट नहीं किया तो आपका डिफेंस जो है सेटअप हो जाएगा अच्छा खासा। तो आपको हिदायत है, मैं बात कर रहा हूं अक्यूज पक्ष की, कि आप हर नोटिस का जो है टेक्निकल और ठोक के जो है जवाब दो, हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए लिखो, कोई तकलीफ जो है हमारे को नहीं है। Thereafter he filed a complaint under section 138 of the NI Act before the concerned CGM before registration as required under section 200 of CRPC. The petitioner exhibited the document, namely check forwarding memo, intimation by the bank regarding dishonour of check. Learned trial court took cognizance of the complaint and issued summons to the concerned accused. तो यहाँ पर क्या हुआ कि कंसेंट परिवाद को जो है पेश किया गया, परिवादी ने अपने बयान कराया, अपने दस्तावेजों को जो है एग्जिबिट कराया और कोर्ट ने प्रसंगन लेकर अक्यूज को जो है तलब फरमा लिया। क्लियर है? चलो जी आगे। अरे ये रूटीन प्रोसीजर है यार, होते हैं, पर अपने को मेन जोर देना है मछली की आंख पे, उसको भेजना है अपने को। अब चल रहे हैं गेम में आगे। During the trial case, when the evidence was being recorded, the original check and other relevant document were lost. कि जब इस केस की एविडेंस चल रही थी तो ओरिजिनल चेक ही जो है वो लॉस्ट हो गया। The petitioner filed an application for permitting him to submit the secondary evidence as provided under section 65 of the Indian Evidence Act. उसने परमिशन मांगी कि मेरे को जो है 65 इंडियन एविडेंस एक्ट की लाइट में जो है परमिशन दी जाए। अब छोटे से फंडा समझ लो कि 3 बातें कानून में हमारे हैं।
प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो वहां पर सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है अगर धारा 65 में लिखी शर्तें फुलफिल हो जाए तो, जिसमें से एक शर्त ये भी है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया है तो वहां पर धारा 65 इंडियन एविडेंस एक्ट की लाइट में परमिशन दी जा सकती है। तो उसी को रिलाई करते हुए परमिशन मांगी गई, परिवादी ने हिट आउट किया, पर डिफेंस का वार देखो कितना खतरनाक वार था कि प्रोसिक्यूशन को साफ कर दिया वहां पर। उसका मेनली कंटेंशन ये है कि जो चेक है वो सबमिट तो ओरिजिनल हुआ था, पर चूंकि वो लॉस्ट हो गया है तो इसका फोटोकॉपी जो है रिकॉर्ड पर है, इसका मेमो जो है रिकॉर्ड पर है, जिस कारण यहाँ परमिशन जो है इजीली दी जा सकती है। और उसने एक प्ली लिया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही ये ट्रेस हो सकता है, जिस कारण परमिशन इजीली दी जा सकती है। बट एप्लीकेशन को ट्रायल कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया कि फोटोकॉपी को हम सेकेंडरी एविडेंस मान ही नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फोटोकॉपी को हम सेकेंडरी एविडेंस मान ही नहीं सकते हैं। द लर्नेड ट्रायल कोर्ट ऑल्सो रिकॉर्डेड द फाइंडिंग दैट कि जो सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं किया गया। यहाँ पर सफिशिएंट मटेरियल रिकॉर्ड पर रखना होगा कि डिस्पाइट ऑफ ड्यू डिलीजेंस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुड नॉट बी ट्रेस आउट। ये प्लीडिंग्स जो है रिकॉर्ड पर ही नहीं है। देयर आफ्टर ही फाइल्ड द रिवीजन, और उसको भी जो है कंसर्न सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया और फिर जो है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में आ गया। तो यहाँ पर इशू नंबर 1 क्या था? बिफोर द कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। द लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट रेज ऑब्जेक्शन ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिट पिटिशन मेनली कंटेनिंग दैट CRPC is a complete court and the petitioner already exhausted the remedy of revision. Once the remedy has been exhausted, the petition under Article 2 to 6 of Indian Constitution would not lie. ये एक इंपॉर्टेंट तर्क था उनका। और इसके अलावा उन्होंने एक इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट को जो है हिट आउट किया यहाँ पर कि ये इशू जो है ऑलरेडी तय कर चुका है सुप्रीम कोर्ट भी एक इंपॉर्टेंट केस के अंदर। द CRPC इज अनडाउटफुली अ कंप्लीट कोर्ट इन इटसेल्फ एज ही ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अस द डिस्क्रिशन जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 397 ऑफ CRPC इज टू बी एक्सरसाइज in respect of final order and intermediate order. The power under section 482 of CRPC is to be exercised only in respect of the interlocutory order to give effect to an order passed under the CRPC to prevent the abuse of process of the law. As indicated above, this power has to be exercised in the rare and rare cases, not otherwise. If that is the position, we are of view that the resort to Article 2 to 6 of Indian Constitution would be permissible only in the extraordinary case. In the routine manner, the power could not be exercised. तो एक इंपॉर्टेंट डिफेंस यहाँ पर रखा गया कि ऑलरेडी वो रेमेडी एग्जॉस्ट कर चुका है और 2 कोर्टों की कॉन्करेंट फाइंडिंग है जो खिलाफ है परिवादी के, और जब फाइंडिंग्स खिलाफ है और एक स्पेसिफिक रेमेडी को एग्जॉस्ट किया जा चुका है तो वहाँ पर आर्टिकल 2 to 6 भारतीय संविधान के कॉन्टेक्स्ट में आप रेमेडी को एक्सरसाइज नहीं करवा सकते। क्लियर हुआ? चलें आगे, चलिए। In view of the legal position laid down by Honorable Supreme Court, I am of considered view that the writ petition is maintainable, assailing the order passed by the learned session judge in the criminal division. Therefore, issue number 1 raised by respondent against him and this court find that the writ petition is maintainable. तो यहाँ पर डिफेंस का ये तर्क तो था कि ये पिटिशन मेंटेनेबल ही नहीं है, बट उस तर्क को खारिज करते हुए कोर्ट ने पिटिशन को एडमिट किया। अब डिफेंस शुरू हुआ आगे, यहाँ डिफेंस ने हिम्मत नहीं आ रही, डिफेंस फिर शुरू हुआ आगे, कहाँ हिट आउट करना है। उसका कहना यह कि पॉइंट नंबर 2 को देखिए। एज फार एज इशू नंबर 2 इज कंसर्न, इट इज नेसेसरी टू रिप्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 63 एंड सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो कोर्ट ने यहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस के रूप में प्रोविजंस को इंकॉर्पोरेट किया और सेक्शन 65 पे जो है हाईलाइट किया। और कोर्ट का कहना यह है कि बाय द बेयर पेरूजल ऑफ द सेट सेक्शन द सेकेंडरी एविडेंस can be given regarding a certified copy made from the original by mechanical process which ensure the accuracy of copy and copies compared with such copies. और तीसरा है copies made और compared with the original, और चौथा है counterfeit of the document as against the party who did not execute. ये सबसे important factum, ये सबसे important निचोड़ जो है ये कोर्ट ने निकाल लिया। Oral accounts of the content of document given by some person who has himself seen the same. From the perusal of clause number 2 and 3 of section 63 of the Indian Evidence Act, it can be said that by some mechanical process, it is emphasized by some mechanical process, but the petitioner shall ensure its correctness and accuracy by placing sufficient material on the record. It is pertinent to mention here that there is no whisper in the application filed by the concerned petitioner
विच शैल इंडिकेट दैट इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मैकेनिकल प्रोसेस टू इंश्योर द एक्यूरेसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर शेक ऑफ आर्गूमेंट के लिए ये मान भी लिया जाए कि एक्यूरेट फोटोकॉपी ऑब्टेन की गई है, इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन पार्लेंस दैट बाय इंटर प्लॉटिंग सम अदर फोटोकॉपी ऑन द सेट फोटोकॉपी द फोटोकॉपी कैन बी ऑब्टेन। तो कोर्ट का कहना है कि इंटरपोलेशन की जो है स्थिति है या फैब्रिकेशन की जो है यहाँ पर पोजीशन है। इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट देयर इज नो अवरमेंट कंसर्निंग सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो फोटोकॉपी को या तो ओरिजिनल से कंपेयर किया गया हो या फोटोकॉपी एक्यूरेट हो, उसमें मैनिपुलेशंस ना हो, ऐसा कोई एफिडेविट, ऐसा कोई कंटेंशन रिकॉर्ड पे ही नहीं है। जब कोई फैक्टम रिकॉर्ड पे नहीं है तो कैसे ये कह सकते हैं कि ये पिटिशन या ये एप्लीकेशन जो है वो सस्टेनिंग है। तो गलती कितनी बड़ी रही परिवादी की कि ढंग से अर्जी ड्राफ्ट नहीं कर पाए। ये होती ना चलती फिरती अर्जियाँ 2 लाइन 3 लाइन की, ये मरवा रहती हैं। इसलिए अर्जी जब होती है तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है। कोई आपसे चीज़ खो गई है तो आपने क्या प्रयास किए उसको ट्रैक करने के, आपका एफिडेविट रिगार्डिंग द एक्यूरेसी, रिगार्डिंग द ट्रेस आउट एंड रिगार्डिंग द जेन्युइननेस शुड बी ऑन द रिकॉर्ड। अगर नहीं है डिफेंस जो है फ़ायदा ले जाएगा। तो डिफेंस के भाइयों फटाफट ऐसी अर्जियों को चेक करो, अगर उसमें खामियां हैं तो ये रूलिंग जो है आपके काफ़ी काम आने वाली है। धारा 65 इंडियन एविडेंस एक्ट की लाइट में हम हिट आउट करने की जो है पोजीशन में है और यहाँ पर जो है कई रूलिंग्स को जो है रिलाई किया गया और अंतोगत्वा कोर्ट का ये कहना है द पिटिशनर फेल टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द फोटोकॉपी इज प्रिपेयर्ड, इट्स जेन्युइननेस, इट्स एक्यूरेसी एंड देयर इज नो फाउंडेशन रिगार्डिंग द सेम। जिस कारण ये अर्जी जो खारिज करी है ट्रायल कोर्ट्स ने वो सही खारिज करी है, कोई भी ग्राउंड जो है इंटरफेरेंस का बनता ही नहीं है। तो बर्बाद हो गया परिवादी तो कि इतना महत्वपूर्ण केस जहां पर अर्जी तक जो है कोर्ट ने अलाउ नहीं करी और सेकेंडरी एविडेंस की परमिशन नहीं दी। अब उसका फेट क्या होगा, अल्टीमेटली अक्यूज को जो है बरी करना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि अक्यूज पक्ष इस चीज़ का विशेष ध्यान रखे कि जो अर्जी परिवादी पेश कर रहा है उसके गवर्नमेंट्स क्या है, क्या उसमें फैक्चुअल स्कोर है या नहीं है, उसमें सपोर्टिंग एफिडेविट है या नहीं है, और इसके साथ साथ किस तरह से प्लीडिंग्स को रखा गया। अगर प्रॉपर प्लीडिंग्स नहीं है, प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है और धारा 65 इंडियन एविडेंस एक्ट की कंप्लाइंस नहीं की गई है तो वहां पर निश्चित तौर पर ऐसी अर्जियां जो है खारिज होनी है। तो घबराने का नहीं है, हिम्मत से लड़ने का है और निश्चित तौर पे जो है हम जीतेंगे, क्योंकि हम बने ही जीतने के लिए। डिफेंस जीतता था, जीतता है और जीतता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ पुरजोर पैरवी करो, कंटेस्ट करो, मेरिट्स पर लड़ो। अपना केस जब भी तैयार करो तो प्रॉपर ब्रीफ एनालिसिस, प्रॉपर रिसर्च करो, उसके बाद ही मैदान में उतरो तो निश्चित तौर पर जो है जीत पाओगे। ये स्थिति वैसे नहीं होनी चाहिए कि मैदान में लड़ने पहुंच गए और मालूम पड़ा कि हमारे तर्कश में तीर ही नहीं है। हमारे पास फैक्चुअल, हमारे पास लीगल, हमारे पास रिसर्च कि वो इंपॉर्टेंट तीर होने चाहिए जिससे हम प्रोसिक्यूशन को भेज सकें, प्रोसिक्यूशन को हिट आउट कर सकें। निश्चित तौर पर जो है हम जीतेंगे। तो साथियों का टॉपिक आपको अच्छा लगा, इससे आपको मोटिवेट किया, एनर्जी दी लड़ने के लिए, तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।